स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरे बेसिक्स अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब यहाँ पर इस सेशन में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में या रिलेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा इन सारी चीज़ों पर और मैं भी इसको जितना ज़्यादा हो सकता है डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हमें यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और बोला गया है कि उन्हें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जो पहली इक्वेशन हमें दी गई है x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यदि अगर मुझे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करनी है यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस वैल्यू को मुझे ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करना है जिनको प्लस माइनस करने पर मुझे -14 मिले और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, प्लस का 24। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ -12x माइनस 2x माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 माइनस 12 इंटू 2 24 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता था, इनकी पेयरिंग करनी होती थी। देन उसके बाद इनमें से हाईएस्ट कॉमन वैल्यू को हमें पिकअप करना होता था। तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन वैल्यू x माइनस 12। दूसरे पेयर में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एज इट इज सेम वैल्यू लिखते हैं जो यहाँ पर आई हुई है। अब इसे चेक कर लें कि यहाँ पर -2x लेकर आना था, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, -2 का। देन x माइनस 12 पूरे में से कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचने वाला है, x माइनस 2। हियर इज द आंसर। चलिए ठीक, बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ और उसमें क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में जब इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी गई हो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो हमारा पहला काम क्या होता था, हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 4√3 पे यदि अगर मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलने वाला है माइनस का 24। 4 2 8, √3 इंटू √3 3, 8 इंटू 3 24। अब इस प्लस 5x को हमें ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करना है जिनको प्लस माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले हमें, 24। तो देखते हैं हम 4√3x², क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 8x माइनस 3x, 8 माइनस 3 5 और 8 इंटू 3 माइनस 24। हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देन इसकी पेयरिंग करें हम। इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या कॉमन निकाली जा सकती है, 4x। तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास √3x प्लस 2। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, यहाँ पर √3x प्लस 2। अब लेकर क्या आना था 3x, तो बाहर हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3x और इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर 2√3x। अब यदि अगर मैं पूरे में से √3x कॉमन ले लूँ, √3x प्लस 2, तो बचने क्या वाला है मेरे पास 4x माइनस √3। हियर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और बोला गया है कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। तो इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें दी गई है इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पहली स्टेप में क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है और 1 बनाने के लिए जो भी कोफिशिएंट है उठाकर पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 5 से पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर बचने वाला है 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू
0। देन नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि इस कांस्टेंट को उठाकर इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x इज इक्वल्स टू 2/5। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट है उसमें आप 1/2 का मल्टीप्लाई करें और देन उसको स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दें, है ना। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनिएगा। यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करें, देन उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x। अब यदि अगर मैं 6/5 में 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये होने वाला है हमारे पास 6/10, है ना। और 6/10 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो यहाँ पर मिलने वाला है मुझे 36/100। ये मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया। तो ऐसा करने पर अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी यदि अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो एलसीएम कितना आने वाला है हमारे पास 100। इसका इसमें डिवाइड करें तो 20 22 40 40 प्लस 36, ठीक है। और यदि अगर हम इसे सॉल्व करें तो x को इधर शिफ्ट करें हम तो हमें क्या मिलने वाला है, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करें हम तो x माइनस 6/10 और स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास √76/100। क्लियर। इसको हम यदि अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर लें तो यहाँ पर बचने वाला है 3/5 और इसको भी यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो 76 का हाफ कितना होने वाला है 38, है ना। हम 4 से कैंसिल करके देखेंगे ऐसे तो 4 1 जा 4 4 9 जा 36, है ना। 4 1 जा 4 4 9 जा 36 और 4 से कैंसिल करें तो यहाँ पर बचेगा 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3/5 और यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 19/5, है ना। जब भी रूट के बाहर कोई चीज़ आती है तो उसके बाहर हमें क्या मिलता है प्लस माइनस साइन। तो x की जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 19/5 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना। यहाँ पर अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट 19/5 प्लस माइनस और इसको भी इधर शिफ्ट कर दूँ मैं तो यहाँ पर 3/5। तो x की वैल्यू अल्टीमेटली एक बार आपको √19 प्लस 3/5 और एक बार माइनस √19 प्लस 3/5। हियर इज द। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने एक एक करके आपको सारे मेथड्स को यूटिलाइज करने के लिए मैंने एक एक क्वेश्चंस ले लिया। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने किया फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरी इक्वेशन मैंने सॉल्व करी आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और ये तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ताकि आपको ये मेथड के साथ आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरी यूनिट में वो है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ से अगर मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में आपसे बात करूँ तो तकरीबन 90% क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसी परिस्थिति में आपको क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फिर उनके बिहाफ पर आप इक्वेशंस बनाएं और इक्वेशंस बनाने के बाद फिर आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन को कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन यदि अगर मैं 10% केसेस की बात करूं तो वहाँ पर पर्टिकुलर नाम से इक्वेशंस आपको दे दी जाती हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड से आपको उसे सॉल्व करना है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी मेथड्स को हमें जानना ज़रूरी है ना। तो इसके बाद हम काम करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम को। इससे पहले हम इसे देख लेते हैं। इसे हमें सॉल्व करना है किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो क्या होता है हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे इसका डेरिवेशन होता है।
इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यदि अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लूँ ax² + bx + c = 0 से इस इक्वेशन को, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है √3, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 6√3। चलिए ये सारी वैल्यूज मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में। तो x बराबर -b यानी कि -11 प्लस माइनस √b² है ना, b² यानी कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4ac यानी कि 4 × √3 × 6√3। ठीक है, अपॉन 2a यानी कि नीचे कितना बचने वाला है मेरे पास 2√3। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। तो -11 प्लस माइनस 3 121 4 6 24 और 24 × 3 कितना होने वाला है 24 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 × 3 72 है ना, -72 अपॉन 2√3। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होने वाला है। x = -11 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस कर लें तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचने वाला है हमारे पास, और बचा है यहाँ पर 11, 11 में से 7 जाएगा 4 अपॉन 2√3। तो x बराबर -11 प्लस माइनस यहाँ पर 7 अपॉन 2√3। अब मैथ्स का ये रूल कहता है हमारे पास कि किसी भी फॉर्म को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो आप उठाकर इसको पूरे √3 से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि रैशनलाइज कर दें आप इसका, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है, अब ज़रा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे सेपरेट करके लिख लूँ। तो एक बार x की वैल्यू मुझे मिलने वाली है, अगर मैंने इसे पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लिया, तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करने पर -11 प्लस 7 है ना, -4 अपॉन 2√3 यानी कि ये बचने वाला है -2 अपॉन √3। और इसको भी यदि अगर मैं रैशनलाइज कर लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास √3 अपॉन √3 यानी कि -2√3 अपॉन 3। ठीक है, एक बार मैं इसे नेगेटिव साइन कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो -11 -7 कितना होने वाला है -18 अपॉन 2√3 यानी कि -9 अपॉन √3। रैशनलाइज करने पर क्या बचने वाला है मेरे पास, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। x बराबर -9√3, ये होगा ना, हाँ, -9√3 अपॉन 3। तो इससे भी यदि अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 3√3। क्लियर, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमसे एक इक्वेशन दे दी गई है और बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग रियल रूट, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 9x² + 3kx + 4 हैविंग रियल रूट। ठीक है, चलिए तो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें ये मालूम है कि इन केस ऑफ रियल रूट तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, हालांकि ये मैं डिस्क्रिमिनेंट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा उसे। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अब हमारे पास b² - 4ac है ना, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम abc देख लेते हैं कि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पर a की वैल्यू है हमारे पास 9, b की वैल्यू है 3k और c की वैल्यू है हमारे पास 4। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, तो b की वैल्यू है 3k माइनस 4ac यानी कि 4 ×
9 इंटू 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जरा इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि अगर यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 9k², ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा है 16 इंटू 9। यहाँ से हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, 9 से इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। k² - 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इन शॉर्ट हम क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, k² - 4² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूँ, a² - b² दैट इज a + b a - b, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास k + 4 और एक बार k - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब यदि अगर मैं एक एक करके इसको कंपेयर करूं तो मुझे k की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 और लेस देन इक्वल्स टू -4, है ना। तो यानी कि इस सिचुएशन में हमारे पास इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो के उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहला ही टास्क हमारे पास ये होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें और वहाँ से प्रिपेयर करें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसके बाद आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उन इक्वेशंस को कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या बोला गया, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है जो कंटिन्यूएशन में हो, एक के बाद दूसरा आता हो। तब ऐसी परिस्थिति में हमें कंडीशन दी गई है कि उन नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है 1 1 0 है, देन इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड दीस 3 consecutive natural number. So first of all, let us suppose 3 consecutive natural number, ठीक है, b x + 1 and x + 2, है ना। क्या कंसीडर कर लिया हमने x + 1 और x + 2। then according to question says the sum of squares of these numbers is 1 1 0, that means x² + x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 1 0। नाउ यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a² + b² + 2ab। यहाँ पर भी a² + b² + 2ab, यानी कि 2 × 2 × x 4x इज इक्वल्स टू 1 1 0। एक्स देखते हैं, यहाँ पर था हमारे पास 1 1 0, है ना। तो 1 1 0 के बाद हमने क्या करना है, इसको इस 5 को भी अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूँ ये हो जाएगा 3x² + 6x, और यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 5 इधर शिफ्ट करूँ तो 105 और 105 को इधर लेकर आ जाऊँ तो ये -105 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लें तो x² प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेने पर कितना बचने वाला है मेरे पास 2x, ठीक है। और इसमें से भी यदि अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3 3 9, 1 इधर जाएगा, 3 5 15 इज इक्वल्स टू 0। इस 3 को इसके अपॉन में लेकर जाऊँ तो ये ऑलरेडी 0 होने वाला है, यानी कि यहाँ पर बचेगी मेरे पास इक्वेशन x² + 2x - 35 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये हो जाएगा x² + 7x - 5x - 35 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से x कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचने वाला है x + 7, और यहाँ से -5 कॉमन लेने पर x + 7, तो x - 5 और x + 7। तो x की वैल्यू एक बार हमें 5 मिलेगी और एक बार -7, लेकिन यहाँ पर
नेचुरल नंबर्स की बात की गई थी और नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, तो x की वैल्यू हम यहाँ कंसीडर करेंगे 5। दैट मींस आंसर्स में हमें नंबर्स क्या मिलने वाले हैं, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5 6 और 7। ठीक है, हियर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, ये इंटरेस्टिंग है, इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12. When 36 is added to the number, the digit interchange their places. Find the 2 digit number. है ना। चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या बोला गया कि हमारे पास कोई एक 2 डिजिट का नंबर है ना। क्वेश्चन मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज कितना था, 12। ठीक है, और साथ ही साथ ये बोला गया कि when 36 is added to the number then the digits interchange their places। तो अब जरा बहुत ध्यान से समझना क्या होने वाला है ना। तो इसके लिए केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेंस में आपसे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल यूज होना है ना। तो केवल आपकी समझ के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास XY, जिनका आपस में प्रोडक्ट कितना है, 12। तो यदि अगर मैं पहला नंबर x सपोज कर लूँ तो दूसरा नंबर क्या होने वाला है, 12/x, है ना। तो यहाँ से मेरा पहला सपोजिशन, लेट यूनिट प्लेस नंबर बी x and tens place number be 12/x। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि यहां से जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, वो क्या होता है, टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई देन ऐड यूनिट प्लेस नंबर 10x + 12/x, यही जो होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा। साथ में कंडीशन अप्लाई करी गई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कंडीशन में ये बोला गया व्हेन वी ऐड 36 टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। दैट मीन्स अब क्या होगा, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है वो टेंस प्लेस पर पहुंच जाएगा, जो टेंस प्लेस वाला नंबर है वो कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर, यानी कि 10 × 12/x + x, ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से देखते हैं हम हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। चलिए समझते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, यहाँ पर बचने वाला है x, ये हो जाएगा 10x² + 12, और ये भी इससे जाकर मल्टीप्लाई होकर 36 है। सेम काम मैं यहाँ पर भी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर x, ये हो जाएगा हमारे पास 120 + x²। ठीक है, आई होप मैं इतना मानकर चलूँ कि एलसीएम लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर इस x² को इधर लेकर आ जाऊँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचने वाला है, 9x²। ठीक है, प्लस 36x, 12 - 120 यानी कि -108, ठीक है, = 0। ये आ गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को उठाकर अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, x² + 4x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 = 0। मैंने पूरी इक्वेशन को उठाकर 9 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ऐसी वैल्यूज ढूंढना है जिनको प्लस माइनस करने पर कितना है, 4, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिली थी वो थी x² + 4x - 12 = 0। इसको सॉल्व करते हैं हम,
और हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए कि जिनको प्लस माइनस करने पर क्या मिले हमें -12 और मल्टीप्लाई ऐड करने पर हमें क्या मिले 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन निकालने पर यहाँ पर x प्लस 6 और यहाँ से -2 कॉमन निकालने पर x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x -2 और एक बार क्या मिलने वाला है हमें x प्लस 6। तो x की वैल्यू 2 और एक बार -6। माइनस हमें कंसीडर करना नहीं है ना। तो x की वैल्यू यानी कि हम यूनिट प्लेस पर उस नंबर को क्या मानेंगे, सॉरी यूनिट प्लेस पर हम क्या मान कर चले थे x, सॉरी मैंने यहाँ पर लिख गलत लिया है और इसको आप लोग यूनिट प्लेस कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास टेंस प्लेस, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा हमारे पास 26, ठीक है। इस मिस्टेक को थोड़ा सा आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age, है ना। जरा बहुत ध्यान से समझना, इसमें ये बोला गया 1 साल पहले जो मैन है उसकी एज 8 टाइम्स थी उसके सन की एज से, और करंट में उसकी एज जो है वो उसके सन की एज के स्क्वायर के बराबर है। तब उस कंडीशन में हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालकर बतानी है। तो ऐसी कंडीशन में मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years, है ना। इसको मैंने क्या मान लिया x years। अब उन्होंने क्या बोला गया कि 1 साल पहले यानी कि 1 year ago, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एज 1 साल कम हो जाएगी। एंड द सन्स एज इज इक्वल्स टू द एंड द मैन्स एज इज इक्वल्स टू द 8 टाइम्स ऑफ द सन्स एज, यानी कि वो किसके बराबर था 1 साल पहले इसका 8 टाइम्स कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा उसके फादर की एज 1 year ago। इसको इस तरीके से लिख लीजिए 1 year ago फादर्स एज, ठीक है। फादर्स एज कितनी हो जाएगी 8 इंटू x माइनस 1, दैट इज 8x माइनस 8। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 1 साल बढ़ा देते हैं उसमें, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा 8x माइनस 8 प्लस 1, यानी कि ये होने वाला है 8x माइनस 7 ईयर्स, है ना। और साथ ही साथ एक और कंडीशन दे दी गई है कि आप प्रेजेंट में फादर की जो एज है वो सन के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x माइनस 7 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको यदि अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो हमें क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है x माइनस 7 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ से बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करना, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग कई जगहों पर यूज़ कर देना। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है हम 7 और 1, है ना। यानी कि जो सन की एज है वो या तो 1 ईयर होगी या 7 ईयर होगी, लेकिन प्रैक्टिकली 1 ईयर इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि करंट में जो फादर की एज है वो उसी के स्क्वायर के बराबर है। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा,
यानी कि फादर भी 1 साल, सन भी 1 साल पॉसिबल नहीं है। हम एक्स को किसे कंसीडर करेंगे? 7 ईयर। ठीक है, दैट मीन्स सन्स प्रेजेंट एज 7 ईयर एंड फादर्स present age is 49 year. Here is the answer. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे ये बोला गया था सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अंजलि एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3 and the present age of अंजलि, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि अंजलि की एज का रेसिप्रोकल आज से 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों का जो सम है वो कितना है? 1/3। तो उस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है कि अंजलि की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि बी x years, है ना। अंजलि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है हमारे पास? x years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला गया कि उसकी एज का रेसिप्रोकल 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ऑब्वियसली 3 साल उसकी प्रेजेंट एज में से कम करना पड़ेगा, प्लस 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल यानी कि x + 5 और इट इज इक्विवेलेंट टू 1/3। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। यहाँ से यदि अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो x - 3, ये x + 5, यहाँ पर x + 5 + x - 3 इज इक्वल्स टू 1/3। आई होप मैं इतना मानकर चलूँ कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो x² + 5x - 3x - 15 और यहाँ पर बचने वाला है 2x + 2 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 1/3। इसका भी यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम तो ये हो जाएगा 6x + 6 और इसको भी ले जाकर यदि अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर बचने वाला है x² + 2x - 15। ठीक है, 5x - 3x 2x। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इन सबको इधर शिफ्ट करते हैं। x² यहाँ पर बचेगा -4x 2x - 6x -4x और यहाँ पर आने वाला है 21 -15 - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको यदि अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है देखते हैं। इक्वेशन क्या मिल गई हमें? x² - 4x - 21 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें? ऐसी दो वैल्यूज लीजिए जिनको प्लस माइनस करने पर क्या मिले हमें? 4 और मल्टीप्लाई करने पर 11, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? -7x + 3x - 21 इज इक्वल्स टू 0। इनकी पेयरिंग करने पर यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x - 7, यहाँ से +3 कॉमन लेने पर x - 7, तो x - 7 x + 3, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली 7 और -3, एज कभी माइनस में पॉसिबल हो नहीं सकती है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि इज कितनी है? इज 7 years। ठीक है, हियर इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे एक नए सेगमेंट की तरफ, जहां पर जो क्वेश्चंस आप लोगों से मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं। तो ज़रा बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन कीजिएगा। क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर। If its speed is increased by 10 km/h from its usual speed, find its usual speed। है ना। क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक ट्रेन है जो अपनी व्यक्तिगत चाल यानी कि जो उसकी रेगुलर स्पीड है
उससे यदि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटे कम लगते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या कैलकुलेट कर कर बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड यानी कि उसकी व्यक्तिगत चाल क्या थी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से। सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया मैंने उसे, x किलोमीटर पर आवर। अब मैं ये भी बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो सबसे पहली परिस्थिति की यदि अगर मैं बात कर लूँ आपसे कि पहली परिस्थिति में टाइम जितना भी लग रहा था मुझे नहीं पता, तो मैंने इसे क्या मान लिया t1, लेकिन मुझे डिस्टेंस पता थी, ये कितनी थी 360 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी थी x, यानी कि पहली कंडीशन हमारे पास t1 बराबर उसे इतना कुछ समय लग रहा होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन यानी कि जो क्वेश्चन में दी गई है दैट इज t2, यहाँ पर डिस्टेंस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ा दी गई थी, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो स्पीड को मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे पास यहाँ से दो टाइम कंपैरिजन आए t1 और t2, और क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इन दोनों टाइम्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा था, 3 घंटे का। जब ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई तो ट्रेन कितने जल्दी पहुंचने लगी, 3 घंटे पहले पहुंचने लगी। अब जरा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है उसे बहुत ध्यान से समझना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जहाँ पर मिस्टेक करते हैं उस पॉइंट को ज़रा फोकस करना, ठीक है। स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि यदि अगर स्पीड x है और टाइम t1 है, यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो टाइम कम लगने लगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि t1 इज ग्रेटर देन t2, है ना, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3 घंटे का। दैट मीन्स t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू कितना है 3। चलिए अब यही वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 10। इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 3। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है हमें देख लेते हैं हम। यहाँ पर जगह कम होने के कारण मैं इसे भी यूटिलाइज कर लेता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 10, इसका इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 360x प्लस 3600 माइनस 360x, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाना है, इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3, और अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लें 1, ठीक। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 3600, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर लें हम तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास x प्लस 10। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे हम। तो इस 3 से अगर मैं इसे भी कैंसिल कर लूँ तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1200, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यानी कि अल्टीमेटली इक्वेशन क्या मिलने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत देर से हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगा ली, अब इसके बाद हम यहाँ पर कोई दूसरी मेथड लगाते हैं दैट इज फार्मूला मेथड, ठीक है। तो फार्मूला मेथड में क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी यानी कि माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर, माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 1200, 1200 माइनस का है तो ये क्या आ जाएगा प्लस अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो x बराबर माइनस 10 प्लस माइनस यहाँ पर क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं, 12 4 से 48, है ना, 48 और 4800 प्लस 100 4900 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस 10 प्लस माइनस 70,
अंडर रूट से बाहर आ गया, ये कितना बचेगा 70, है ना। तो एक बार हमें इसे पॉजिटिव साइन कंसीडर करना होता है और एक बार इसे नेगेटिव साइन कंसीडर करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसीडर करूँ तो वैल्यू मुझे नेगेटिव में मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं है, ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव साइन कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि 70 माइनस 10 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड थी वो कितनी आ गई हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको भी जरा बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसमें क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। चलिए देखते हैं जरा क्या होने वाला है यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये बोला गया कि एक बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, है ना, वो कितनी दी गई है हमें, बोट्स स्पीड इट इज 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। और हमें फाइंड करना है यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट, जिसे हम क्या मान ले रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। अब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सबसे पहले डाउन स्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर, सॉरी अप स्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर और वापस लौट कर आती है सेम पॉइंट पर कितनी देर में 4:1/2 आवर्स में, यानी कि 4 आवर्स 30 मिनट में। तब ऐसे सिचुएशन में हमें स्पीड ऑफ करंट कैलकुलेट कर बताना है। चलिए देखते हैं हम। तो अगेन फिर से वहीं पर हमारे पास स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स का मतलब बोट और करंट दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। और जब कभी भी हम अप स्ट्रीम आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले वो गया 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि 15 माइनस एक्स, देन वापस आया डाउन स्ट्रीम यानी कि 15 प्लस एक्स इस स्पीड से, और ऐसा करने पर उसे टोटल टाइम लगा 4:1/2 आवर्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, ऑब्वियसली हमारे पास 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे कर लें हम तो ये हो जाएगा 30 इंटू 15 प्लस एक्स प्लस 30 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना होने वाला है हमारे पास 9/2। सॉल्व करते हैं इसे। 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल होने वाला है। 450 प्लस 450 कितना बचने वाला है हमारे पास 900 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 9/2। इस 9 से इसे कैंसिल करूँ तो कितना हो जाएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलने वाला है मुझे 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको उठाकर इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर x वगैरह कुछ नहीं बच रहा है हमारे पास, कैंसिल हो गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम है 200। ठीक है, 450 प्लस 450 900। ठीक है, 30x माइनस 30x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास
225 माइनस एक्स स्क्वायर 200 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यदि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर लूँ तो 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा मेरे पास 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है प्लस माइनस 5। दैट मीन्स हमें क्या करना है 5। तो स्पीड ऑफ करंट कितना होने वाला है 5 किलोमीटर पर आवर। हियर इज द आंसर।